पाकिस्तान में 90 की दहाई के आगाज़ में एक ट्राइका ऑफ पावर बड़ा नोन था और ट्राइका ऑफ पावर ये होता था 58-2B का इख्तियार सदर के पास होता था, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और सबसे पावरफुल आर्मी चीफ। तो ये ट्राइका ऑफ पावर जो था पाकिस्तान में हुकूमतें गिराने और बनाने के काम में इन तीनों की आपस में जो चपकलश थी या इनका मिल जाना वो बड़ा अहम किरदार अदा करता था। वो ट्राइका ऑफ पावर वक्त के साथ साथ बदल गया। 58-2B का इख्तियार जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। वो पार्लिमान के पास जो इख्तियार जाने चाहिए थे वो आसिफ अली ज़रदारी ने दोबारा पार्लिमान के हवाले कर दिए। किसी हद तक आइन में इस्तेहकाम आया, लेकिन ट्राइका ऑफ पावर का एक नई शक्ल हमारे सामने आई जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए पूरी कौम सड़कों पर निकली और उनकी बहाली हुई जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑल पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर के अगेंस्ट। तो वो इतने ताकतवर चीफ जस्टिस के तौर पर उभरे कि वो ट्राइका ऑफ पावर में एक नई उस त्रिकोण की एक नई शक्ल सामने आ गई। अब एक तरफ आर्मी चीफ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीसरी तरफ वज़ीर आज़म, और सबसे मिजरेबल कंडीशन में वज़ीर आज़म होते हैं। और वज़ीर आज़म की छुट्टी कराते हुए बाज़ जजेस ने तो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बोला कि हमने 2 को पहले घर भेजा है, तीसरे को भी भेज देंगे। मुंतखबिन में से सिर्फ एक है वज़ीर आज़म और सबसे ज़्यादा बुरी हालत भी उसी वज़ीर आज़म की है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसी ताकत के ज़ोर के ऊपर जो अवामी ताकत जो उनकी बहाली का सबब बनी थी, उन्होंने PMLN के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद बारी आ जाती है नून लीग की। नून लीग की कमर तोड़ने के लिए साकिब निसार साहब ने जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। और अभी मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये नून लीग की कमर तोड़ रहे हैं या PTI के साथ मिले हुए हैं। ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर इल्ज़ामात देखें तो इल्ज़ामात उनके यही हैं। एक टर्म नई इंट्रोड्यूस हो गई है, इंसाफ़ी जजेस, और मरीम नवाज़ ने जलसों में खड़े होकर कहा कि ये अपनी बेगमात के कहे के ऊपर फ़ैसला करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ या चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस तरह के अल्फाज अदा किए जाएं, लेकिन बाज़ फ़ैसले माजी करीब में ऐसे आए हैं जिससे तासुर अच्छा नहीं गया। 63A का एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो 63A की जो डेफिनेशन फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी है वो मावरा आइन है। वो किसी भी मैं आइनी एक्सपर्ट से, कानूनी एक्सपर्ट से पूछता हूँ तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन 73 के आइन के नीचे तो एटलीस्ट समझ नहीं आती। तो ये फ़ैसला जो था इस सियासी फ़िज़ा को ख़राब करने में इजाफ़े का सबब बना है, उसमें कमी नहीं ला पाया। बाज़ ऐसे फ़ैसले और बाज़ ऐसे सुओ मोटो लिए गए जिसमें तासुर ये उभरता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब भी अदालत की ज़रूरत पड़ती है अदालत दस्तयाब होती है। वैसे तो अदालत पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े तो दस्तयाब होनी चाहिए, लेकिन वो 22 करोड़ लोगों के लिए दस्तयाबी उसकी वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के लिए। ये सूरत हाल इस वक्त हमें एक ऐसे मोड़ के ऊपर ले आई है कि एक पूरा इदारा एक एट स्टेक है, उसका अपना वजूद एट स्टेक है। उसके अंदर से बैठे हुए जजेस जो हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन, और एक लंबी लिस्ट है जो आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या ये इख्तियारात वन मैन शो की टर्म सामने आ गई कि फ़र्द वाहिद के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि सुओ मोटो कब और कैसे लेना है। क्या ये फ़र्द वाहिद के पास इख्तियार होना चाहिए कि बेंच कैसे तश्कील देना है। क्या ये फ़र्द वाहिद के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो फ़ैसला करे कि किसको बेंच के अंदर शामिल करना है और किसको निकाल देना है। क्योंकि मोस्ट रिसेंट केस के अंदर 2 जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला, उन्होंने 2 इख्तिलाफ़ी नोट लिखे, लेकिन ख़ुद को अवेलेबिलिटी अपनी उन्होंने छोड़ी चीफ जस्टिस की मर्ज़ी और मंशा के ऊपर, ख़ुद को रिक्यूज़ नहीं किया, लेकिन उन दोनों को बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। फ़ायज़ ईसा साहब ने एक स्पेशल बेंच जो खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया था उसकी तश्कील के ऊपर ही इतराज़ उठा दिया कि 3 मुख्तलिफ बेंचों से एक जज को उठा के एक नया बेंच तश्कील दे दिया गया। और फिर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो फ़ैसला दिया उसने तो पूरी बुनियादें ही हिला दी। जो एक कंट्रोवर्सी सियासी नोयत की थी वो अदालत के अंदर चली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अज़ खुद नोटिस के ऊपर नए कवानीन बनने की ज़रूरत है, और जब तक वो कवानीन बन नहीं जाते इस तरह के मुकदमात जो 184(3) के नीचे हम सुन रहे हैं उनकी समाअत रोक देनी चाहिए। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन भी उनका साथ थे और एक जज ने इख्तिलाफ़ी नोट दिया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच बैठा जिसने फ़ैसला करना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात कब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन ने ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया, क्योंकि कल जो फ़ैसला जिस बेंच ने दिया था उसके अंदर उसकी हमायत के अंदर वो भी शामिल थे। अब सूरत हाल हमारे पास बहुत टेढ़ी हो गई है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों का मैं स्प्लिट देखूं तो 10 हमें एक तरफ खड़े नज़र आएंगे और 4 या 5 दूसरी तरफ खड़े नज़र आएंगे। ये सूरत हाल हमें 1997 की याद दिलाती है, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ मैं तो कहूँगा कि कू हो गया था और उस वक्त PMLN ने उस चीज़ को हवा देने में पूरा ज़ोर लगाया था। और स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट एक बहुत ही इनफेमस किस्म का नापसंदीदा पाकिस्तान की सियासी तारीख का और अदालती तारीख का वाक़या, जिसमें नून लीग के लोग मुलव्वस थे। अब शायद स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि जजेस अंदर से बहुत ज़्यादा तकसीम है और खुल के अदालत के अंदर बैठकर अपने ही चीफ जस्टिस और अपने साथी जजेस के रोल के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। एक जज साहब की ऑडियोज़ के ऊपर तहकीक का मुतालबा किया जा रहा है। 2 जजेस या 3 जजेस ऐसे हैं जिनका बार बार सियासी नोयत के मुकदमात में इकट्ठे बैठने के ऊपर सियासी जमातें आवाज़ उठा रही हैं। एक वकील साहब ने तहकीक करके बताया कि 73 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें जब बेंच बनता है तो उसमें जस्टिस एजाजुल हसन बैठे होते हैं, और सिर्फ 3 ऐसे बेंच हैं जिसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को शामिल किया गया। तो हमें एक ऐसी नज़रियाती और सियासी तकसीम नज़र आती है जो सुप्रीम कोर्ट के शयान शान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो फ़ैसला करता है कि इस बंदे को ज़िंदा रहने का हक़ है या इसको सज़ाए मौत पे टांग दिया जाए। वो फ़ैसला करता है कि पाकिस्तान के आइन की तशरीह क्या है, कानून की तशरीह क्या है। तो ऐसे इदारे के ऊपर तो ज़रा सी हल्की सी छाप भी जो है वो मुनासिब ही नहीं है। लेकिन आज हम वहाँ खड़े हैं कि हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा। हुकूमत ने एक नया कानून बना दिया जिसमें अज़ खुद नोटिस लेने के लिए और बेंच की तश्कील के हवाले से नए रूल्स वज़ा कर दिए। आर्टिकल 191 ये पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे अपने कवानीन या अपना तरीक़ाकार कैसे वो काम करेगी खुद से तय कर लेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो था, नीचे कानून नहीं था। कानून पहली दफ़ा बना है और उसके ऊपर भी अभी काफ़ी वजह तनाज़ा सामने आ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको खुश दिली से कबूल कर लेगी, सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट उठा के इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ये तकसीम हमें किसी बहुत गहरी खाई में भी ले जा सकती है और जिसका काफ़ी ज़्यादा अंदेशा मौजूद है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के सियासी बड़े या काबरीन, इस्टेब्लिशमेंट से 1 या 2 बड़े और अदलिया के चीफ जस्टिस ये मिल बैठें, एक डायलॉग कर लें, बंद कमरे में बैठ जाएं, इमरान खान बैठ जाएं, नवाज़ शरीफ को बुला लें, जरदारी बैठ जाएं, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस बैठ जाएं, बंद कमरे में बैठ जाएं, किसी मीडिया की आंखों से दूर होकर बैठ जाएं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान के अदारों का मुस्तकबिल क्या होना है उसके ऊपर फ़ैसला कर लें। नहीं तो खसारे का सौदा है। मैं पिछले कई रोज़ से कह रहा हूँ कि बहुत कुछ टूटेगा तो रास्ता निकलेगा, वैसे रास्ता नहीं निकलेगा। ये रस्साकशी में जीत किसी की हो नहीं सकती और वो टूटने का अमल अब शुरू होकर हमारे सामने आ चुका है।